+1 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपने अपने नोट्स मेंटेन कर लिए हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। लेट्स प्रोसीड विद द न्यू टॉपिक। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ही चल रहा है, अभी थ्योरेटिकल चैप्टर्स ही चल रहे हैं। चैप्टर है हमारा, टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस। इस टॉपिक के अंदर हम ये करेंगे कि अकाउंट्स किस पर बेस है। जैसे अगर हम साइंस की बात करें, देयर इज H2O, इट इज द प्रिंसिपल कि ये वाटर को डिनोट करता है। ऐसे ही अकाउंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। कई टीचर्स इसको प्रिंसिपल्स कह देते हैं, कोई कहता है कन्वेंशंस, कोई कहता है पोस्टुलेट्स, कोई कहता है अजम्पशंस। मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस। इसे गैप भी कहा जाता है, वो नहीं जिसकी टी शर्ट्स आती हैं, नहीं वो नहीं। गैप मीन्स जर्नली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। जो आप इंडिया में पढ़ रहे हैं वो ही यूएई के अंदर प्रिंसिपल्स माने जाएंगे, वो ही यूके में प्रिंसिपल्स माने जाएंगे और वो ही ऑस्ट्रेलिया में प्रिंसिपल्स माने जाएंगे। कुछ 10% का डिफरेंस होता है अकाउंट्स को मेंटेन करने का, बाकी पूरे वर्ल्ड में इन्हीं प्रिंसिपल की बेसिस से अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की जाती है, खाते रिकॉर्ड किए जाते हैं, बही खाते बनाए जाते हैं। ये टॉपिक दो क्लासेस में करवाया जाएगा, इसलिए हम डिवाइड करें 1.2a एंड 1.2b। दिस टॉपिक विल बी डन इन 2 क्लासेस और ये चैप्टर में से 3 से 4 नंबर का एक प्रिंसिपल आता है। लेट्स प्रोसीड। वर्कशीट नंबर 1.2। Nowadays, every business is generally related to many individuals and institutions. हर बिजनेस या किसी लोगों से डील कर रहा है या फिर इंस्टीट्यूट से। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, टैक्स डिपार्टमेंट्स। It is therefore essential that statement should be prepared according to please underline certain rules. हर चीज का एक रूल होगा, अगर रूल होगा तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करेगा। प्रोसीजर एंड कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का मतलब ट्रेडिशन। जैसे हमारा ट्रेडिशन होता है कि हमने ऐसे मिलना है, नमस्ते, ये हिंदी कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, नॉट हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर। इसी तरीके से अकाउंट्स कल्चर में भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम इसमें करने वाले। दीज रूल्स एंड कन्वेंशंस आर जनरली एज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। व्हाट इज गैप? जनरली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। किसको एक्सेप्ट किया जाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की लैंग्वेज को अकाउंटिंग कहते हैं। लाइक आई एम टीचिंग यू इन हिंदी और इंग्लिश और हिंग्लिश। इसी तरीके से बिजनेस को समझने के लिए अकाउंट्स आना चाहिए। Different accountants prepare the accounts of different enterprises. If all the accountants, without adopting generally accepted principles, prepare the accounts by their own methods, then the accounts will neither be reliable nor the result will be accurate. बिजनेस के प्रॉफिट्स कहाँ माने जाएंगे? प्रॉफिट होंगे ही नहीं, माने ही नहीं जाएंगे। मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तीसरा बंदा तीसरी लैंग्वेज में लिख रहा है, तो प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे? प्रॉफिट और कंपैरिजन तो तभी कम होगा ना जब हम हमारी लैंग्वेज सेम होगी। जैसे कि आपने नॉन मेडिकल लिया, आपके फ्रेंड ने कॉमर्स लिया है, कैन यू कंपेयर बोथ स्ट्रीम्स? भाई तेरे 90% आ गए, मेरे 88% आ गए। नो, यू कैन नॉट। यू आर नॉट कंपीटिंग। आपकी रेस ही डिफरेंट है, आपकी एजुकेशन का रिलीजन ही डिफरेंट है। आई कंसिडर एजुकेशन एज अ रिलीजन, आपका रिलीजन ही डिफरेंट है। सो द अकाउंट्स विल नीदर बी रिलायबल नॉर द रिजल्ट्स विल बी एक्यूरेट। If the accountants do not adopt the generally accounting principles, the accounts and financial statements of different organizations will not be comparable. पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आ रहे हैं। These fundamental elements mean accounting principles,
the accounting concepts and accounting conventions. हम अपने लिए इस पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. हम कन्वेंशन, हर ऑथर अपने हिसाब से लिखता है. कोई करेगा प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, कोई लिखेगा अजम्पशंस एंड कन्वेंशंस, कोई लिखेगा प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस, और कई टीचर समझाएंगे प्रिंसिपल स्लैश अजम्पशन स्लैश कन्वेंशंस. प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत, रूल्स. अजम्पशंस होती हैं जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, जो सोचा जाता है इमेजिनरी वर्ड में कि ये है. और थर्ड होता है कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, जो पिछले टाइम से चलता आ रहे हैं. हम पहले पढ़ रहे हैं अजम्पशंस. अकाउंटिंग अजम्पशंस are the suppositions of the premises on which entire practice of accounting has been based to make process of accounting more meaningful. पहली पढ़ते हैं going concern assumption. What is going concern? आप बिजनेस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने अपना बिजनेस बंद करना है. आप बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप इनफिनाइट पीरियड के लिए काम करेंगे. ये बिजनेस ये मानता है, ये अजम्पशन ये मानती है कि आपका बिजनेस इनफिनाइट पीरियड तक काम करेगा. इसी वजह से तो हमें 20-20 साल का लोन मिल जाता है. द फर्स्ट इज going concern assumption. हमें अगर बैंक से लोन लेना है और हम 20 इयर्स का लोन लेते हैं, क्या आपको लगता है आप 20 साल काम करेंगे? यस, लगता है. क्या बैंक को लगता है कि आप 20 साल काम करेंगे? यस, लगता है. काम करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात की बात है, वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है. आपने बैंक से 20 साल का लोन मांगा और बैंक वाले कहते हैं क्या आप 20 साल काम कर रहे हैं? आपने कहा नहीं, मैं तो 5 साल में बिजनेस बंद कर दूंगा. सोचिए, आपने कहा नहीं, मैं तो 5 साल में बिजनेस बंद कर दूंगा. तो क्या बैंक वाले आपको 20 साल का लोन देंगे? कोई भी बैंक आपको 20 इयर्स का लोन देगा? यस और नो? खुद सोचिए. नो. ये है पहली अजम्पशन. बिजनेस गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे डिपेंडेंट है. जो बिजनेस 1 साल के लिए हो रहे हैं, 2 साल के लिए हो रहे हैं, वो बिजनेस नहीं, उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं. बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलता है. सोचा ये जाता है कि बिजनेस चलता ही रहेगा. As per this assumption, the business will exist for a long and underline infinite period, and transactions are recorded from this viewpoint. There is neither the intention nor the necessity to wind up the business in the foreseeable future. ना ही हमारे बिजनेस बंद करने की इंटेंशन है, ना ही हमें नजर आ रहा है कि बिजनेस बंद होने वाला है. Unless existing evidence suggests otherwise, unless proven. कमर्स वाला कितने साल काम करेगा? इनफाइनाइट, हमें नहीं पता. तभी तो बैंक वाले मुझे 20-20 साल का लोन दे देंगे, 30 साल का लोन दे देंगे. अगर बैंक को लगता है कि 5 साल बाद मैं अब्रॉड शिफ्ट कर जाऊंगा तो मुझे लोन नहीं देंगे 20 साल का. प्रूफ हो जाएगा. As this assumption believe in the continuity of the business over an infinite period of time, it is also known as, please underline, continuity assumption. इसे continuity assumption का नाम भी दिया गया है. क्लियर? इसी वजह से ये कुछ एग्जाम्पल्स अकाउंट्स में बनते हैं. फर्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है.
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों टर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक साल से ज्यादा काम करता है। यस और नो? अगर हमें पता ही नहीं बिजनेस 6 महीने का है कि 1.5 साल का है, तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर? गॉट इट? According to this assumption, we can bifurcate it. जो खर्चे लंबे टाइम के काम आएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। The expenses that will help for a longer period of time is capital expenditure, and the expense which will work for a smaller period of time is called revenue expenditure, also known as expense. Capital expenditure implies an expenditure made by the business which will provide benefit for a long period of time, that is more than a year. A revenue expenditure is the expense made by the business which will provide benefit only for a very short duration of time, 1 year or less. It is because of this concept, it is necessary to make clear distinction between underlying revenue and capital expenditure. 2. मैंने एक कार खरीदी 20 लाख की, मैंने ट्रक खरीदा 20 लाख का, क्या मेरा खर्चा हो गया? वो सोचिए, अभी शुरू किया अकाउंट्स। क्या कार खरीदना खर्चा है? नो, खर्चा नहीं है। कार खरीदना एसेट है। तो मैं अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगा? देखिए, कार खरीदी 20 लाख की जो 10 इयर्स काम करेगी। 20 लाख की कार 10 साल काम करेगी, तो मैं हर साल की एक डेप्रिसिएशन निकालूंगा। 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, 2 lakh. 20 lakh divided by 10 is 2 lakh. Cool? हर साल में 2 लाख का एक खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेंस। सो पहले साल कार की वैल्यू होगी 20 लाख, दूसरे साल कार की वैल्यू होगी 18 लाख, क्योंकि 2 लाख की तो डेप्रिसिएशन लगी। तीसरे साल कार की वैल्यू होगी 16 लाख, चौथे साल कार की वैल्यू होगी 14 लाख, एंड सो ऑन। और 11th ईयर की स्टार्टिंग में वैल्यू हो जाएगी नील, 0। 10th ईयर कार की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब आप में से कई ये सोचेंगे कार अगर हमने बेच दी तो वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ असम्पशन समझ रहे हैं ये होता क्या है, और हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो जरूर आपको क्लियर होगा। अगर हमें पता ही है बिजनेस 5 साल में खत्म हो रहा है, क्या मैं 10 साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं? नो, पर कार तो 10 साल काम करती है, इस तरीके से मैं डेप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज कर सकूंगा। इसलिए ये अजम्पशन जरूरी है। आई रिपीट, कार 20 लाख की है, 2 लाख कम हो गया, बच गया 0। 10 साल के लिए हम हर साल 2 लाख का खर्चा मानेंगे। अगर बिजनेस पता है 5 से 6 साल बाद खत्म होने वाला है, if we know that the business will end up in 5-6 years, can I charge depreciation for the 10 years? No, I cannot. If I cannot charge depreciation, so what is the use of car after 4 years? There are many questions. So we'll assume it. हम assume करेंगे कि बिजनेस चलता ही रहता है। थर्ड, कॉमर्स विला में 2 लाख रुपए फालतू पड़े हुए थे, अभी पैसों की जरूरत नहीं थी। सैलरी देने के बाद, ड्राइंग्स करने के बाद 2 लाख रुपए बचे हुए हैं। मैंने वो 2 लाख की गोल्ड खरीद लिया या सिल्वर खरीद लिया।
या डिबेंचर्स खरीद लिए उसके, मार्केट में मैंने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए। बॉन्ड्स आर इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्ट किए? रुपी 2 लाख। अगले ही दिन गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, वो हो गया 2,20,000। उसके अगले दिन गोल्ड का रेट कम हो गया 2,07,000। फिर गोल्ड का रेट बढ़ गया 2,07,200। क्या मैं गोल्ड के रेट को बार बार रिकॉर्ड करूंगा? नो, क्योंकि पीरियड है इनफाइनाइट। गोल्ड जब बेचेंगे तब देखेंगे। जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं, all the non-current assets will be recorded at cost price, not market price। क्यों? क्योंकि हर रोज प्राइस चेंज हो रहा है और गोइंग कंसर्न के हिसाब से हमने पता नहीं कितने साल काम करना है। इस वजह से जब 5 साल बाद मैं गोल्ड 3 लाख में बेचूंगा तो 1 लाख का प्रॉफिट माना जाएगा, या 5 साल बाद मैं गोल्ड 2.5 लाख में बेचूंगा तो 50,000 का लॉस माना जाएगा। उसके बीच में जितना प्रॉफिट लॉस हुआ है बार बार रोज लगातार, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। दिस इज which principle, assumption, convention postulates going concern? Due to the assumption of going concern, आप सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सेकंड भी एक्सप्लेन कर दिया, डेप्रिसिएशन एंड थर्ड भी एक्सप्लेन कर दिया। जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है उसको आप अंडरलाइन करके डाउट्स में रख लीजिए। वंस जब हम डाउट सेशन रखेंगे, डू आस्क मी। फोर्थ, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद एक्सटर्नल पार्टीज। आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं बहुत सालों के लिए। पीरियड जिसका होता है 10 years, 5 years एक्सेट्रा। बैंक से लोन ले लिया 20 years। जितनी भी एक्सटर्नल पार्टीज हैं जैसे कि गवर्नमेंट, बैंक, बिजनेस के बाहर वाले बंदे, उनसे आप बहुत लंबे पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है बिजनेस उससे भी ज़्यादा काम करेगा, 20 साल से ज़्यादा काम करेगा। Other parties enter into long-term contracts with the businesses for various purposes such as disbursing of loan, purchase and sale of goods, etc. जब भी आप बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, मैंने अभी एक सॉफ्टवेयर खरीदा आपको वर्चुअल क्लास के लिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि सीवी तो है इनफाइनाइट पीरियड के लिए काम करेगा। ये लेक्चर बाद में काम आ जाएंगे, लॉकडाउन खत्म भी हो गया तब भी। Such long-term agreements are only entered into since it is believed that business shall continue for perpetuity, that is infinite number of years in the future. Second, consistency assumption. एक चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ थ्योरेटिकल में आपको बहुत वियर्ड एग्जाम्पल दूंगा। चीज़ आपके माइंड में घुसानी है, इंजेक्शन लगाना है। क्लियर? सी, आप डोसा हाथ से भी खा सकते हैं, फॉक से भी खा सकते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे अच्छा फॉक से खा सकते हैं,
बिल्कुल खा सकती हैं। आपने मेरा नाम लिखना है, आप कर्सिव राइटिंग में भी लिख सकते हैं, नॉन कर्सिव राइटिंग में भी लिख सकते हैं, मतलब तो सेम है। यस और नो? चलिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एक वर्ड लिख रहा हूं। ये बेटर है कि ये बेटर है? विच इज बेटर, द फर्स्ट वन और सेकेंड वन? अब आप में से जो नोटी बच्चे हैं, क्लास में तो बड़ा मजाक बनता हूँ, वो उन्होंने सेकेंड ही कहना था, बट आपको भी पता है विच इज बेटर, द फर्स्ट वन। वाई? देयर इज कंसिस्टेंसी इन द अल्फाबेट्स, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द अल्फाबेट। एक ही चीज को लिखने के दो वेज हैं, ऐसे ही अकाउंट्स को करने के दो वेज होंगे, कोई भी चीज को रिकॉर्ड करने के दो वेज होंगे। जैसे कि एक 20 लाख की कार खरीदी जिस पे 10% डेप्रिसिएशन है, कंपनी ए, कंपनी बी 20 लाख की कार खरीदी, 20 लाख की कार खरीदी, 10% डेप्रिसिएशन लगाई 2 लाख, 10% की डेप्रिसिएशन लगाई 2 लाख। कंपनी सी, उसने भी 20 लाख की कार खरीदी, 10% की डेप्रिसिएशन लगाई 2 लाख। कितने की कार रहेगी? 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख। एक साल कार को और यूज किया, 10% की डेप्रिसिएशन फिर लगेगी। 10% 20 लाख का कि 18 लाख का? 20 लाख का। 10% 20 लाख का कि 18 लाख का? 18 लाख का। 10% किसका? 20 लाख का। 16 लाख की कार रह गई, 16,20,000 की कार रह गई, 16 लाख की कार रह गई। एक साल और कार को यूज किया, 10% 10% डेप्रिसिएशन लगेगी। 10% किसका? 20 लाख का। 10% किसका? 16,20,000 का। 10% किसका? 16 लाख का। ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सही है और कौन गलत? कंपनी ए सही है क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल लगाया है। 20 लाख का 20%, फिर 20 लाख का 20 लाख का 10%, फिर 20 लाख का 10%, फिर 20 लाख का 10%, कंसिस्टेंटली काम कर रही है। कंपनी बी सही है क्योंकि वो जो बच गया उस पर 10% लगा रही है। 20 लाख में से 2 लाख लग गया, रह गया 18 लाख, फिर 18 लाख का। कंपनी सी गलत है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रही है। डेप्रिसिएशन को लगाने के दो मेथड्स हैं, या तो कॉस्ट प्राइस पे लगाओ या जो बच गया उस पर लगाओ। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स हैं, या तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओ जो मेन वैल्यू गिवन है, या WDV रिटन डाउन वैल्यू जो बच गया उस पर लगाओ। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? पर अगर कोई फर्म कभी मेन वैल्यू पे लगा रही है, अगले साल WDV पे लगा रही है, तीसरे साल मेन वैल्यू पे लगा रही है, चौथे साल WDV पे लगा रही है, वो गलत है। क्यों गलत है? उसने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। कंसिस्टेंसी इज एन अजम्पशन, इसी पर बेस्ड होती है हमारी अकाउंट्स। The assumption of consistency refers to the state of accounting rules
concepts, principles, practices and conventions, please underline, being observed and applied constantly. Constantly means हर बार लगातार. From one year to another, there should not be any change. Underline, not any change. Changes नहीं आएंगे. If consistency is there, the results and performance of one period can be compared easily and meaningfully with the other period. It also prevents personal bias. What is bias? भेदभाव करना, पार्शियल होना. इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, हमेशा इस पे डेप्रिसिएशन लग रही है. इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, जो बच रहा है उस पे डेप्रिसिएशन लग रही है. इसमें पार्शियलिटी है, कभी इस पर पार्शियल, कभी इस पे पार्शियल. However, proper disclosures for such deviation from conventions being followed must be made along with the impact of such a deviation. अगर आप कोई मेथड बीच में चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने कार खरीदी थी 10 साल के लिए, 7 साल मैंने एक मेथड यूज किया, फिर मैं मेथड चेंज करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? कर सकता हूं. मुझे प्रॉपर एक नोट देना पड़ेगा जिस पर मेरा अकाउंटेंट साइन करेगा और मेरा सीए साइन करेगा और बताएगा कि हमने ये मेथड क्यों चेंज किया है. नहीं तो आप मेथड को चेंज नहीं कर सकते. Thus, consistency concept becomes especially important due to the following reasons. Number 1, to facilitate comparison of performance, ताकि एक फर्म दूसरी फर्म से कंपेयर कर पाए अपने आप को. To eliminate any personal bias, ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो पाए. To support a particular choice of accounting practice when 2 or more methods are available and equally acceptable. अगर एक से ज़्यादा 2, 3, 4 मेथड हो और सारे मेथड बेस्ट हो, तो आप कौन सा मेथड सेटिस्फाई करेंगे? कोई भी. यू हैव टू अप्लाई कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. दैट मीन्स इस तरीके से फॉलो करना है, इस तरीके से नहीं. गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़ लीजिए. स्पीड अप. थर्ड इज accrual assumption. What is that? इसका ये मतलब है उतना खर्चा रिकॉर्ड करना है जितना हुआ है, ना कि उतना जो पे किया है. उतनी इनकम रिकॉर्ड करनी है जो कमाई है, वो नहीं जो रिसीव की है. दोनों में फर्क है. इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. मेरे अंडर एक टीचर काम करते हैं जिसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ. पूरे साल सैलरी हुई 1,20,000. मैंने पे किए 1,15,000. कितनी सैलरी देनी थी? 1,20,000. कितनी सैलरी दी? 1,15,000. कितना रिकॉर्ड करेंगे? ऐसे रिकॉर्ड करेंगे. कैश पेड 1,15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, टोटल 1,20,000 सैलरी. एक 1,15,000 दिए, 5,000 हुई आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो 1,20,000 का हमारा एक्सपेंस हुआ. Accrual assumption. Record the accounting transaction when it is accrued. Accrual assumption हमें ये बताती है कि ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करो जब अक्रू हो रही है, तब नहीं कि जब वो टेक प्लेस कर रही है. उस टाइम रिकॉर्ड करनी है करो, नहीं करनी तो डिपेंड करता है. बट जब ट्रांजैक्शन अक्रू कर गई तब उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है. दूसरा, अगर सैलरी 1,25,000 दी होती, टीचर थे, सैलरी थी 1,20,000,
उन्हों को 5,000 एडवांस चाहिए थे दिवाली के टाइम पे, मैंने दे दिए, तो पूरे साल में मैंने कितने दिए? 1,25,000। पूरे साल में मैंने कितने दिए? 1,25,000। हाउ मच इज एडवांस सैलरी? 5,000 माइनस 1,20,000 सैलरी एक्सपेंस। रिकॉर्ड 1,20,000 ही होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक महीने के 10,000 रुपये। 5,000 एडवांस सैलरी। व्हाट इज एडवांस सैलरी? एसेट। क्यों? 15 दिन के लिए वो मेरे लिए पास फ्री में नहीं काम करेगी, मेरे लिए बेनिफिट देगी मेरे को 5,000 रुपये तक का 15 दिन के लिए, क्योंकि 10,000 की सैलरी महीने की है तो 15 दिन की 5,000 हो जाएगी। गेटिंग? accrual assumption. According to this assumption, the revenue is recognized on its realization and not on its accrual receipt, on its actual receipt. जब, चलो मैं तो सर्विसेज देता हूं, अगर मैंने किसी से बजरंग से बुक्स खरीदी, पैसे नहीं दिए, बजरंग के लिए इनकम हो गई क्योंकि बुक्स तो चली गई। Similarly, the costs are recognized when they are incurred and not when their payment is made. मैंने बजरंग से बुक खरीदी, मेरे लिए खर्चा हो गया, पैसे बाद में देंगे। बजरंग मेरे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर, मेरे लिए देनदारी, मेरे लिए लाइबिलिटी। और बजरंग बुक शॉप के लिए, बजरंग इज बुक शॉप, बजरंग बुक शॉप के लिए मैं बन जाऊंगा एसेट, डेटर, क्योंकि उसने उससे पैसे लेने हैं। This assumption makes it necessary to make certain adjustment in its preparation of income statement regarding revenue and cost. How much is salary cost? 120. In accrual assumption, revenue is recorded when sales are made or services are rendered, and it is immaterial whether underline. It is immaterial whether the cash is received or not. कोई फर्क नहीं पड़ता कैश आया या नहीं आया। आई रिपीट, कोई फर्क नहीं पड़ता कैश आया या नहीं आया। All the expenses and incomes relating to the accounting period are recorded whether actual cash has been paid or received or not. It is necessary to adopt and follow this assumption to ascertain the underlying true amount of profit or loss. ये मेथड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से सही प्रॉफिट आएगा। अगर आप ये मेथड नहीं फॉलो कर रहे तो पता ही नहीं चलेगा सही प्रॉफिट कितना हुआ आपके बिजनेस में। लेट्स मूव टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स को डिवाइड कर दिया। बेसिकली प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस इस केस में हम इकट्ठी मान सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश का डिफरेंस है। अजम्पशंस का क्या मतलब रहता है? जिस पर वो बेस्ड है। प्रिंसिपल्स वो सिद्धांत, वो रूल, एंड कन्वेंशंस ट्रेडिशन जो पुरानी चलती आ रही है। वी हैव इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब है बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें हैं। आपने जब फीस दी तो किसको दी? गौरव अरोड़ा को नहीं, कॉमर्स विला को। गौरव अरोड़ा का बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, कॉमर्स विला का बैंक में करंट अकाउंट है। ये जो एसी है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये मेरे एसेट्स नहीं है, कॉमर्स विला के एसेट है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो रहा है, ये गौरव अरोड़ा नहीं दे रहा, कॉमर्स विला दे रहा है। अब आप सोचेंगे ये तो एक ही चीज है, नहीं, यही तो हमारा प्रिंसिपल है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी वजह से जो पैसे मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। और कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि जो अकाउंट्स की बुक्स बनती हैं वो गौरव अरोड़ा के हिसाब से नहीं, कॉमर्स विला के हिसाब से बनती हैं।
The accounting books are maintained from the viewpoint of firm. I repeat, ये जो बुक्स मेंटेन होती हैं, ये बुक्स मेंटेन किसके बेसिस पर होती हैं? फर्म के बेसिस पर, ना कि प्रोप्राइटर के बेसिस पर। ऐसे ही तो चार चार पार्टनर बिजनेस कर लेते हैं, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, डी पार्टनर, मिलके बिजनेस शुरू किया, नाम रखा PQR लिमिटेड। तो जो भी बिजनेस होगा वो PQR के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, ABCD नहीं। हाँ, जो ABCD ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस उनको कमा के वापस करेगा। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है फर्म। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, according to this principle, business is treated as a unit or entity separate from its owners. Owners और business दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हमारे अपने मुकेश अंबानी साहब हैं, उनका भाई अनिल अंबानी, बिजनेस बंद हो गया, अनिल अंबानी गरीब नहीं हुआ, उसकी कंपनी गरीब हुई है। विजय माल्या भाग गया, हम कहते हैं विजय माल्या भाग गया, यूके चला गया, नहीं, वो नहीं भागा, उसकी वहीं पे सिटीजनशिप है। विजय माल्या गरीब नहीं हुआ, उसकी कंपनी गरीब हुई है, दो अलग अलग चीजें हैं। Creditors and others. In other words, the proprietor of the business concern is always considered to be a separate and distinct from the business which he controls. All the business transactions are recorded in the books of account from the viewpoint of business. Please underline. All the transactions are recorded in the books of account from the viewpoint of business. Business के हिसाब से entries record होती है। Even the proprietor is treated as creditor to the extent of capital. Proprietor भी एक liability है। Please underline creditor, लिखिए liability। जो प्रोप्राइटर है वो लायबिलिटी ही है बिजनेस की। कैपिटल, ये लाइन इस तरीके से समझाई जाएगी, ये देखिए, कॉमर्स विला की पूरी वैल्यू है 1 करोड़। एसेट, कॉमर्स विला की पूरी वैल्यू होगी 1 करोड़, जगह की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू, इसमें से कुछ पैसे गौरव अरोड़ा के लगे हुए हैं। कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी, $80 लाख और 20 लाख बैंक के लगे हुए हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो 1 करोड़ के कॉमर्स विला की वैल्यू है, जिसमें से 80 लाख मेरे हैं, दिस इज कैपिटल, और 20 लाख बाहर वाले लोगों के लगे हुए हैं। इस प्रिंसिपल की वजह से कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही होती है। One way that a business entity concept relates to the preparation of financial statements. Financial statement का मतलब होता है साल खत्म होने पर प्रॉफिट लॉस निकालना, साल खत्म होने पर बताना फर्म के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। Is the treatment of profit. Profit is a favorable thing for the business, but it is viewed as a liability when determining the financial position. Profit एक liability है, क्यों? बिजनेस ने प्रोप्राइटर को देना है, कमर्शियल का जितना प्रॉफिट होगा वो मुझे ही तो मिलेगा, इसीलिए प्रॉफिट एक लायबिलिटी है और लॉस एसेट है। अब ये लॉस एसेट कैसे होगा? क्योंकि प्रोप्राइटर को अपने घर से लाके बिजनेस को देने होंगे। इट रिस्ट्रिक्ट्स रिकॉर्डिंग द ऑनर्स प्राइवेट अफेयर्स एंड पर्सनल ट्रांजेक्शंस। मेरी घर की ट्रांजेक्शंस यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी। जैसे कि कॉमर्स विला ने गौरव अरोड़ा को 20,000 रुपये सैलरी दी, कॉमर्स विला ने गौरव अरोड़ा को 20,000 रुपये सैलरी दी, उसमें से मैंने अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दे दिया, मैंने मम्मा को कोई गिफ्ट दे दिया, क्या ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा? नहीं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई।
It ascertains actual business profit since the business expenses and revenue are recorded and all the private personal expenses are ignored. Underline, private and personal expenses are ignored. It facilitates recording and reporting of business transactions free from personal bias. पार्शियलिटी नहीं होगी, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी. इट सेफगार्ड्स ऑनर्स पर्सनल एसेट्स. जब कोई कंपनी डूबती है, विजय माल्या की किंगफिशर डूब गई, विजय माल्या के एसेट्स को कुछ हुआ नहीं हुआ. इट सेफगार्ड्स द पर्सनल एसेट्स ऑफ द बिजनेसमैन. इट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स. इसी की वजह से, ये एक सिद्धांत है, इसी की वजह से सारा अकाउंट्स बना हुआ है. नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हर चीज को पैसे में कन्वर्ट करना है. आई रिपीट, you are supposed to convert everything into money and then record in the business. जैसे मेरे पास एक बैगर आया, मैंने उसे बिस्किट का पैकेट दे दिया, क्या पैसा गया? नहीं, पर 5 रुपए का बिस्किट गया तो मैं 5 रुपीज रिकॉर्ड करूंगा. ये बिस्किट घर से नहीं दिया, कॉमर्स विला की पेंट्री से दिया. कोई एक पुअर स्टूडेंट या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मेरे पास पढ़ रहा था, उसने बुक्स मांगी, मैंने लास्ट ईयर की बुक्स दे दी, क्या बुक्स में रिकॉर्ड होगी? बिल्कुल होगी. उसको मैं मनी में कन्वर्ट करूंगा. कितना रिकॉर्ड होगा? बुक्स की वैल्यू जितनी होगी, मनी में कन्वर्ट कर दिया. इंडिया में INR में कन्वर्ट किया जाएगा, रुपीज, इंडियन रुपी. अनदर एग्जाम्पल, दो टीचर्स की लड़ाई होगी, दो स्टूडेंट्स की लड़ाई होगी, क्या रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते रुपीज में. दो स्टूडेंट्स की लड़ाई होगी जिस वजह से हमारी चेयर टूट गई, क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? यस. चेयर जो टूट गई वो मेरा लॉस हो गया, अनवांटेड एक्सपेंस, मैं बेयर नहीं करना चाहता था, बेयर करना पड़ेगा, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा. चेयर टूट गई, मैंने बच्चों से पैसे लिए, नॉट रिकॉर्डेड, बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, वो पैसों से मैं नई चेयर ले आया. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, only those business transactions and events which are of financial nature are recorded. Underline, which are of financial nature. सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर में कन्वर्ट हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, when the sales manager is not on good terms with production manager, the business is bound to suffer. दो मैनेजर्स आपस में सही तरह बात नहीं करते हैं, पता है बिजनेस खराब होगा. This fact will not be recorded in the books of accounts because it cannot be measured in the terms of money. उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. Similar other examples can be an adverse effect on sales due to change in fashion, negative effect of strike, lockouts, product feature, quality, change in demand, change in government policy. अब लॉकडाउन की वजह से जोमेटो और स्विगी को कितना लॉस होगा, क्या वो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं. कितना लॉस हुआ पता ही नहीं. रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, एयरलाइंस बंद होगी, क्या वो रिकॉर्ड कर सकते हैं? इसको नहीं, पता ही नहीं कितना लॉस हुआ है. जो लॉस एक्चुअल में हुआ है, जो उन्होंने रिफंड किए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, वो तो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसे मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है. जो लॉस हुआ है पर पता नहीं कितना हुआ है, उसे नहीं रिकॉर्ड कर सकते. सिमिलरली, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये क्वालिटेटिव टर्म्स हैं. ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि क्वांटिटी को रिकॉर्ड करो, क्वालिटी को रिकॉर्ड ना करो, क्योंकि क्वालिटी को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते. The greatest advantage of this principle is that it is specially useful in measurement of diversity of things in terms of money, thus in arriving the total value of terms of money. For example, if a business has 12,000 square yard of land, 2 building, 4 machine, 4 sofa set, 4,000 t-shirts, इन्वेंट्री मतलब टी शर्ट स्टॉक जिसका आप काम कर रहे हैं, गुड्स, एंड 50,000 इन कैश, क्या आप इन सबको प्लस कर सकते हो?
12,000 गज का लैंड, स्क्वायर यार्ड का लैंड, 2 बिल्डिंग, 4 मशीन, 4 सोफा, 50,000 कैश, क्या प्लस कर सकते हो? नहीं। फिर कैसे प्लस करोगे? बिल्डिंग की वैल्यू को मनी में कन्वर्ट कर दो, सोफे की वैल्यू को लाइक दिस, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, इस रूम के अंदर मेरे पास 48 चेयर्स, 16 स्टूल्स, 2 मार्कर, 1 फोन, 2 बोर्ड और 5,000 कैश है। करो प्लस। जितनी मर्जी मेहनत लगा लो, प्लस नहीं कर सकते। कैन यू डू दैट? कोई मैथमेटिशियन सॉल्व नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल हमें ऐसे बता देगा। 48,000 की चेयर्स, 1600 के स्टूल, 100 का मार्कर, 10,000 के फोन, 10,300 के बोर्ड, लेट इट बी 5,300 के बोर्ड और 5,000 कैश। क्या प्लस कर सकते हैं? 48, 49, 50, 60, 70,000। अगर गलत है तो सॉरी, प्लस माइनस मेरी बड़ी वीक है, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पढ़ चुका हूं। आप अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करो। वैसे 70 ही आ रहा है। ये मतलब यहां पर 70,000 की वैल्यू है मेरे पास। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। From the entire analysis of this principle, it is however can be made out that there are 2 limitations. इस प्रिंसिपल की 2 limitations हैं। पहली, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट सिंपली बी रिकॉर्डेड। आप नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। एक टीचर ने 2 घंटे ओवर टाइम कहा, मैंने शाबाशी दी, बहुत अच्छे, आई कैन नॉट रिकॉर्ड इट। उसे मोटिवेशन मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। Money is considered to be having a constant or unchanging value since transactions are recorded in the value of dates they first occurred. Since then their value remains same irrespective of changes. जैसे कि एक बंदा 10,000 सैलरी ले रहा था 10 साल पहले, बी सैलरी ले रहा है 12,000 आज, टुडे। कौन बेटर है? जो ए सैलरी ले रहा था वो 10 साल पहले 10,000 ले रहा था, जो बी है वो 12,000 आज ले रहा है। कौन बेटर है? देखने से लग रहा है ये यार 12,000 कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है। गलत, खर्चे भी तो बढ़ गए। 10 साल पहले खर्चे भी तो कम थे, ए बेटर है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नंबर दिखने में बड़ा है तो हम उस हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं। जो नंबर दिखने में बड़ा होता है ज़रूरी नहीं है वो वैसा वर्क करे। गॉट इट? We have 11 principles. We are done with the 2 principles and 3 assumptions. बाकी के principles कल continue करेंगे in lecture 2.1.2b. Thank you very much. Bye bye. Take care. See you.